हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में विज्ञान के 10 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर हमें जोड़ दीजिए ग्रुप में, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश क्या है और विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह के दर को विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह के दर को ही विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है और कूलाम्ब को सी से सूचित किया जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम्ब होता है। और कूलाम्ब को किससे सूचित किया जाता है, तो सी से सूचित किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब आवेश होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब आवेश होता है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल क्या है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल क्या है और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल किसे कहते हैं, तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 0 से लेकर 7 के बीच में होता है। जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि पीएच स्केल क्या है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में होता है। और जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण इस प्रकार हैं। यहाँ पे हम पहला गुण देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। और इसका दूसरा गुण देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। अब यहाँ पे तीसरा गुण देख लीजिए। ये रेखाएं बंद वक्र होती हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये एक बंद वक्र होती हैं। और चौथा गुण देख लीजिए। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर।
4 नंबर प्रश्न है कि अम्लों के सामान्य गुण बताएं। यहाँ पे आपको अम्लों के सामान्य गुण बताना है, तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। अम्लों के सामान्य गुण निम्नलिखित हैं। यहाँ पे पहला गुण देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। जो अम्ल होता है ये स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, तो ये इसका पहला गुण हो गया। अब यहाँ पे दूसरा गुण देखिए, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जो अम्ल होता है ये क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये दूसरा गुण हो गया। यहाँ पे तीसरा गुण देखिए, इनका घोल साबुन की घोल की तरह चिकना नहीं होता है। जो अम्ल का घोल होता है ये साबुन के घोल की तरह चिकना नहीं होता है, तो ये तीसरा गुण हो गया। यहाँ पे चौथा गुण देखिए, ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जो अम्ल होते हैं ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और यहाँ पे पांचवा गुण देखिए, ये कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। जो अम्ल होते हैं ये कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पे छठा गुण देखिए, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जो अम्ल होते हैं ये अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि शाकाहारी और मांसाहारी को परिभाषित कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको शाकाहारी और मांसाहारी को परिभाषित करना है, तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शाकाहारी को समझेंगे। तो वे जीव जो अपना भोजन पौधों या पौधों के उत्पादों से ग्रहण करता है तो उसे शाकाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी किसे कहते हैं, तो वे जीव जो अपना भोजन पौधों या पौधों के उत्पादनों से ग्रहण करता है तो उसे हम शाकाहारी कहते हैं। और उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे बकरी, हाथी, टिड्डा। जो बकरी होती है ये पेड़ पौधे को खाती है, और जो हाथी भी होता है ये भी पेड़ पौधे को खाता है, और जो टिड्डा होता है ये भी क्या करता है, पेड़ पौधों के पत्ते को खाता है। तो यहाँ पे आपको शाकाहारी समझ में आ गया होगा कि वे जीव जो अपना भोजन पौधों या पौधों के उत्पादनों से ग्रहण करता है तो उसे शाकाहारी कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि मांसाहारी किसे कहते हैं। तो वे जीव जो अपना भोजन दूसरे या अन्य जीवों के मांसों से प्राप्त करता है तो उसे मांसाहारी कहते हैं। तो मांसाहारी किसे कहते हैं, तो वे जीव जो अपना भोजन दूसरे या अन्य जीवों के मांस से प्राप्त करता है, यानी एक जीव दूसरे जीव को मार के खा जाएगा, नहीं उससे अपना भोजन बना लेगा, तो वैसे जीवों को क्या कहते हैं, हम मांसाहारी कहते हैं। उदाहरण के देख लीजिए, यहाँ पे शेर हो गया। शेर क्या करेगा कि हिरण को मार के खा जाएगा, यानी जीवों को मार के ये खा जाता है, तो शेर यहाँ पे क्या हुआ, मांसाहारी हुआ। जो बाघ हुआ ये भी क्या करता है, हिरण को या जेब्रा को, किसी को भी मार के खा जाता है, नहीं उसके मांस को खाता है, तो ये भी मांसाहारी हुआ। और जो सांप होता है ये क्या करता है कि मेढक को खाता है। तो यहाँ पे देखिए ये सभी क्या हो गए, मांसाहारी हो गए। तो यहाँ पे आपको शाकाहारी और मांसाहारी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे उत्सर्जन की परिभाषा को समझेंगे। तो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो हानिकारक पदार्थ यानी नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ शरीर में बनता है उसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग होते हैं। उत्सर्जन के कितने प्रमुख अंग होते हैं, तो 2 प्रमुख अंग होते हैं। पहला होता है वृक्क और दूसरा होता है फेफड़ा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर।
7 नंबर प्रश्न है कि HIV और एड्स का पूर्ण रूप दे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे HIV का फुल फॉर्म जानेंगे कि क्या होता है। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। और एड्स का पूरा नाम क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, इसे आपको याद रखना है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। और एड्स का पूरा नाम क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे आपको याद करना पड़ेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। वैसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते या घटाते हैं, तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उत्प्रेरक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका निवारण कैसे किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि दृष्टि दोष क्या है। तो नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण कोई वस्तु स्पष्ट यानी साफ दिखाई नहीं देता है कोई वस्तु, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दूरदृष्टि दोष, दूसरा होता है निकट दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, और चौथा होता है अबिंदुकता। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे इसका निवारण देखेंगे कि अगर दूरदृष्टि दोष हुआ रहेगा तो उसे कैसे हम ठीक करेंगे। तो आइए इसका निवारण देखते हैं। तो यहाँ पे पहला देखिए दूरदृष्टि दोष है, और दूरदृष्टि दोष को कैसे ठीक करेंगे, तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। और अबिंदुकता को ठीक करने के लिए सिलेंड्रिक लेंस यानी बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शॉक से क्या अभिप्राय है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शॉक से क्या अभिप्राय है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब हमारे शरीर का कोई अंग बिजली की नंगी तारों से छू जाता है तो हमारे शरीर और पृथ्वी के बीच विभवांतर पैदा हो जाता है, जिससे हमें एक धक्का लगता है, इसे विद्युत शॉक कहते हैं। तो विद्युत शॉक किसे कहते हैं, तो जब हमारे शरीर का कोई अंग बिजली की नंगी तारों से छू जाता है तब क्या होता है कि हमारे शरीर और पृथ्वी के बीच एक विभवांतर पैदा होता है, जिसके कारण से हमें एक धक्का लगता है, इसे ही विद्युत शॉक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है गूगल और क्रोम, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे यहाँ पे आपका गूगल या क्रोम ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो ASK फिर CLASS, बस आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आस्क क्लास लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आस्क क्लास के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग आ जाइएगा।
और यहाँ से आप लोग देखिए टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट पे आपको क्लिक करना है और जो सबसे ऊपर वाला होगा टेस्ट, यही आपको टेस्ट देना है। और टेस्ट यहाँ पे रोज़ सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है और टेस्ट कब तक चलता है तो अगले सुबह 7 बजे तक चलता है, यानी 24 घंटा समय रहता है। जब भी मन तब भी आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है। तो जैसे ही नीचे आइएगा यहाँ पे देखिए 178 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। बस यहाँ पे आपको स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम लिख देना है और आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए टोटल 20 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक सही है। सही वाले पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन होगा, गलत वाले ऑप्शन पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अमराई का कुआं कहाँ स्थित है, तो अमराई का कुआं रास्ते में है। तो देखिए सही हो गया। और दूसरा क्वेश्चन गलत करके बताते हैं कि जब गलत होता है तो कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के कितने लड़के थे, तो 3 लड़के थे, लेकिन 2 लड़कों पे टिक लगाएंगे तो देखिए गलत हो गया और जो सही आंसर होगा वो आपको बताएगा। तो ऐसे आप लोग 20 प्रश्नों का टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ पे लास्ट में लिख देगा सी रिजल्ट। उसके बाद आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे देखिए डाउनलोड PDF लिखा हुआ है। तो इस डाउनलोड PDF पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए हम 30 तारीख तक PDF दिए थे। यहाँ पे देखिए 26, 27, 28, 29, 30। अगर आपको कोई भी PDF डाउनलोड करना है तो आपको डाउनलोड PDF पे क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे PDF क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे PDF ओपन हो चुका है और कोने में यहाँ पे देखिए डाउनलोड का बटन दिखेगा, यही पे आपको प्रेस करना है और डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही प्रेस कीजिएगा आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अब ये PDF आपको मिलेगा कहाँ से, तो यहाँ पे देखिए जो फ़ोन में फाइल मैनेजर होता है, डॉक्यूमेंट होता है, वहीं पे ये PDF मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं 6:30 बजे वाले लाइव क्लास में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।